अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो अफॉरिज़म बयान करने जा रहा हूँ, ये अफॉरिज़म अक्सर लेक्चर्स में कोट किया जाता है और अपनी मर्ज़ी का मतलब लिया जाता है। लेकिन याद रखें, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का हर एक अफॉरिज़म इसकी मिसाल ज़ंजीर की कड़ी की तरह है। हर आने वाला अफॉरिज़म पहले वाले अफॉरिज़म को फर्दर एक्सप्लेन करता है। तो जब तक आप पूरा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 291 अफॉरिज़म्स ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ेंगे, आपको एक अफॉरिज़म पढ़ने से या उसको कोट करने से समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। तो अफॉरिज़म नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से पैथोलॉजीज़ पे बड़ा एम्फसाइज़ किया जाता है, या डिज़ीज़, सिर्फ डिज़ीज़ के नाम पे प्रिस्क्रिप्शन पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है। मैं पैथोलॉजी के अगेंस्ट कतन नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखें, आपको पैथोलॉजी का पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको पता ही नहीं है कि भाई रीनल फेलियर क्या है, यूरिया क्रिएटिनिन हाई हो गया है, आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ मेडिसिन पर रखे हुए हैं, हालांकि इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप लो पोटाशियम और डाइट पे रखें पेशेंट को, और बाकी इसके हवाले से जो डाइट होती है। इसी तरह डायबिटीज़ क्या है, तो या पैथोलॉजी इसके लिए भी ज़रूरी है कि बिफ़ोर ट्रीटमेंट आपके पास जो पेशेंट आया था उसकी बिफ़ोर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस जो हुई है, आपके ट्रीटमेंट के बाद उसके अंदर चेंज आनी चाहिए। ठीक है, मिसाल फाइब्राइड्स हैं, सिस्ट हैं, तो आफ्टर ट्रीटमेंट वो ख़त्म होने चाहिए विद द रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी के नाम पे प्रिस्क्राइब करना और फिर इसको होम्योपैथी के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अफॉरिज़म नंबर 3 के साथ मंसूब करना, ये कोई अक्ली बात नहीं है। तो मैं अफॉरिज़म नंबर 3 और अफॉरिज़म नंबर 81 के थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर हनमन क्या कहना चाह रहे हैं, जो ख़ुद एक मेडिकल डॉक्टर थे और पैथोलॉजी को पर एम्फेसाइज करने वाले इंसान थे, और वो क्या कहते हैं इसके बारे में। चलिए चलते हैं। मैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ओपन करूं, होम्योपैथिक पॉकेट रिपर्टरी को ओपन कर देते हैं और इसमें जाते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पे और जाते हैं जनाब अफॉरिज़म नंबर 3 को पहले देखते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिजीज़, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज़। यानी अगर फिजिशियन को ये मालूम हो जाए कि भाई डिजीज़ के अंदर मैंने क्या चीज़ है जिसको मैंने क्योर करना है, और आगे क्या कहता है, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज़। यहाँ अल्फाज पे गौर करें जी, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज़। देखें, डिज़ीज़ एलोपैथी में मरीज़ की सारी अलामात को छोड़ के 2 या 3 जो बॉदरिंग सिम्टम है उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, या डिज़ीज़ का नाम दे देते हैं और उस डिज़ीज़ के नाम पे कोई प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं। एच पाइलोरी का ये प्रोटोकॉल है, टाइफाइड का ये प्रोटोकॉल है, मलेरिया का ये प्रोटोकॉल है, वगैरह वगैरह, हेपेटाइटिस बी सी का ये प्रोटोकॉल है, वगैरह वगैरह। लेकिन पेशेंट का अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, इसको छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल लेवल पे जस्ट सिम्टम को उठा के लेबल लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पर डॉक्टर हरमन कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल केस में मैंने किस चीज़ को क्योर करना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिजीज़ देखें, अगर 5 मरीज़ आपके पास आ गए तो 5 को मिसाल एच पाइलोरी है, या 5 को टाइफाइड है, तो उसमें इंडिविजुअल डिजीज़ का क्या मतलब है भाई। इंडिविजुअल डिजीज़ का मतलब ये है कि टाइफाइड के साथ एक बंदे के अंदर सीवियर फियर ऑफ डेथ है, एक बंदा बहुत ज़्यादा वसीला हो गया, एक बहुत ज़्यादा वीपिंग डिस्पोजिशंस हो उसके अंदर पैदा होगी, बहुत ज़्यादा उसने जहन पे ले लिया, हाइपोकॉन्ड्रियक हो गया, वगैरह वगैरह। तो हर एक डिज़ीज़ के साथ एक इंडिविजुअलिस्टिक स्टेट होता है पेशेंट का, उसको सामने रखने। डॉक्टर हम ये कहते हैं कि हर डिज़ीज़ में आप उसकी इंडिविजुअलिटी को समझिए और उसको क्योर करना आप जान गए तो आप असल फिजिशियन हैं। यानी नॉलेज ऑफ डिजीज़ इंडिकेशन होना चाहिए। देखें, नॉलेज ऑफ डिजीज़ इंडिकेशन, देखें डिजीज़ जैसे भी पैदा होती है, एक तो ये है कि माइक्रोब्स आर द इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डिजीज़, लेकिन माइक्रोब से पहले आपके इंटरनल बीइंग में एक डॉक्टर है, वाइटल फोर्स उसका नाम है, आप वाइटल प्रिंसिपल कह रहे हैं, वो बीमार होता है, डायनामिकली वो वीक होता है, तो तब माइक्रोब्स इस काबिल होते हैं कि वो आपके अंदर बीमारी पैदा कर सके। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट माइक्रोब
but I'm against that microbe is the direct cause of disease. No, that is not the direct cause. Direct cause जो प्राइमरी कॉज है वो आपके वाइटल फोर्स की डिस्टर्बेंस है, यानी गैर मादी बिगाड़ है। उसकी मद में आप बाकी बाहर की चीज़ें इस काबिल हो जाती है कि आपके जिस्म पे अटैक कर सके। तो नॉलेज ऑफ डिजीज़ इंडिकेशन, तो इंसान बीमार कैसे होता है इसके मुतालिक डॉक्टर हनमन ने क्या बोला, यही बोला कि भाई डायनामिक डिस्टर्बेंस से सिम्टम्स पैदा होती है, सेंसेशंस और फंक्शंस के अंदर बिगाड़ आता है, बाद में जाके उसका मलबा आपके पैथोलॉजिकल लेवल पे आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, मटेरियल अल्टरेशंस होती हैं, तो तब जाके आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं। नहीं तो मैं तो अपने क्लिनिक में बहुत मरीज़ देखे हैं भाई, सर से लेके पाँव तक सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन मरीज़ कहता है जी कि मैं बीमार हूँ। तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे? आगे कहते हैं इफ़ यू क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज़ टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं अगर ये भी जान जाए कि भाई मेडिसिन के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो क्यूरेटिव है, और हर एक मेडिसिन की इंडिविजुअलिटी को समझें। हमारी मेडिसिन जी प्लांट कंडम से बनती है, एनिमल से बनती है, मिनरल से बनती है, नोसोड सार्कोड्स इम्पॉन्ट्रेबल्स वगैरह वगैरह। हर एक एलिमेंट का, हर एक चीज़ का एक इंडिविजुअल इफ़ेक्ट है, वो हमें तंदुरुस्त इंसान पे प्रूविंग करने से मालूम होता है, और उस इंडिविजुअल इफ़ेक्ट को हम अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल डिज़ीज़ की सूरत में उस मरीज़ पे जिस मरीज़ के अंदर वैसे ही अलामात मौजूद हो जो अलामात इस दवाई के अंदर लिखी हुई हैं, जस्ट टू अप्लाई लॉ ऑफ सिमिलर। तो हर एक दवाई की इंडिविजुअलिटी, ये नहीं है कि आपने सिर्फ बरबेरस को गुर्दे के साथ जोड़ देना है या चेलिडोनियम को जिगर के साथ जोड़े, नहीं, हर एक दवाई का इंडिविजुअल इफेक्ट है, इंडिविजुअल मेंटल इमोशनल स्टेट है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आगे क्या कहते हैं, एंड इफ़ ही नोज हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स। भाई क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स कौन से हैं? भाई मेडिसिन हमारी कैसे बनती है, लॉ ऑफ मिनिमम है, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन है, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन भी जिसको हम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है, इसके मुताबिक हम जाएंगे। एंड व्हाट हैज़ टू डिस्कवर टू बी अनडाउटली मॉर्बिड इन द पेशेंट, यानी मेडिसिन के अंदर क्यूरेटिव क्या है और पेशेंट के अंदर मॉर्बिडिटी क्या है। तो आप सो दैट द रिकवरी मस्ट इंसू, तो रिकवरी अपनी तब होगी। टू अडॉप्ट इट एज वेल in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its modes of action, the case before him, choice of the remedy, the medicine indicated, and also with respect to the exact mode of preparation and quantity, if it required proper dose and the proper period for repeating the dose। तो फिर आगे क्या कहते हैं भाई, पहले तो ये डिज़ीज़ को समझ गया कि होम्योपैथी का डिज़ीज़ बिल्कुल जो अलग कंसेप्ट है डिज़ीज़ का उसको समझ गया, फिर मेडिसिन के कंसेप्ट को समझ गया विच इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन दैट ऑफ फार्माकोलॉजी कंसेप्ट, और तीसरा उन मेडिसिन को अप्लाई कैसे करना है, प्रॉपर डोज क्या है, ये बहुत ज़रूरी। आगे जाके आपको प्रॉपर डोज मिलेगी। भाई हमारे यहाँ तो 5-6 कतरे डायरेक्ट मुंह में टपका देते हैं, और डॉक्टर हनमन ये कहते हैं एक कतरा आधा कतरा भी मैक्सिमम डोज है। रिक्वायर्ड डोज एक ग्लोब्यूल है पॉपी सीड्स का, और उसको भी रिपीट नहीं करता अगर यू आर यूजिंग सी स्केल, और ड्राई डोज अगर यूज़ कर रहे हैं। एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग डोज, तो डोज की मिकदार क्या है और रिपीट कब करनी है। रोज़ाना की डोज भाई होम्योपैथी क्लिनिक में नहीं है अगर आप सी स्केल ड्राई डोज यूज़ कर रहे हैं। रोज़ाना की डोज प्रूविंग के लिए होती है, अब आप दवाई की प्रूविंग कर रहे हैं, इस पर भी मैं इंशाल्लाह आगे आऊँगा। फाइनली ही नोज़ द ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी, वो फाइनली क्या है जी, वो रुकावटें जो है ना रिकवरी के रास्ते में हायल होती हैं, तो एक फिजिशियन को चाहिए कि उसको जाने और उसको रिमूव करे, तब परमानेंट रेस्टोरेशन होगी। हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रैशनली एंड ही इज़ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द, यानी जो इस किस्म की बातों को समझता है वो रैशनल फिजिशियन है, अदरवाइज सिर्फ डिजीज़ के नाम पे रूटीनिस्ट बन के प्रैक्टिस करे, ही इज़ बिलोंगिंग टू मॉन्ग्रल सेक्ट। बहुत इमोरल अल्फाज इस्तेमाल किए डॉक्टर हनमन ने रूटीनिस्ट के लिए, कि मिसाल भाई गुर्दे के लिए ये दवाई हो, जिगर के लिए ये दवाई है, भाई कोई सिम्टम्स नहीं लेनी, बस एच पाइलोरी का ये प्रोटोकॉल है, फलाने का ये प्रोटोकॉल है, इनको डॉक्टर हनमन ने रूटीनिस्ट बोला है, और इनके लिए गैर मुनासिब अल्फाज मॉन्ग्रल सेक्ट यूज़ किया है, वो भी आगे लिखा हुआ है। तो आगे जाके हम इसको फर्दर देखेंगे। फर्दर मैं अगले अफॉरिज़म पे जाता हूँ। नेक्स्ट अफॉरिज़म जो है वो अफॉरिज़म नंबर 81 है। 81 पे जाते हैं जी, और देखते हैं कि 81 में डॉक्टर हनमन पैथोलॉजी के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। ये रहा ऑर्गेन ऑफ मेडिसन,
का फ़ॉरज़म नंबर 81। आप ख़ुद भी जाके पढ़ लीजिए इसको। और फ़ॉरज़म नंबर 81 ये तो लंबा है, इसको इसमें जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट 2 पैराग्राफ इसके काम की बात है। ऊपर डॉक्टर हानमन यही कहते हैं कि भाई ये जो पैथोलॉजिकल लेबल्स, ये जो एम्बिग्वियस नेम दिए गए हैं, एक दो सिम्टम्स को उठा के और उसके मुताबिक प्रोटोकॉल सेट किया है, तो मेडिकल की किताबों में डॉक्टर हानमन रेफरेंसेस दे रहे हैं इसी एफोरिज्म में कि ये गलत है। तो होम्योपैथ किस मतलब इस डिज़ीज़ के नाम पे प्रोटोकॉल कैसे सेट करने लग गया, और वो भी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन से दलाइल दिए जा रहे हैं। अजीब बात है, वो भी कोई एक एफोरिज्म उठा के। तो मेरा स्टूडेंट से अर्ज़ ये है कि जब भी कोई हवाला दे ख़ुद जाके पढ़ा करें, ख़ुद समझा करें। उर्दू में भी मिलती हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, तो इसमें जाके लास्ट 2 एफोरिज्म्स ऊपर यही बोला है डॉक्टर हानमन ने कि भाई ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेडिकल भी इसकी ख़िलाफ़ रही है शुरू में। तो आखिरी 2 पैराग्राफ इंतहाई इंपॉर्टेंट है एफोरिज्म 81 की। फ्रॉम ऑल दिस इट इज़ क्लियर दैट दीज यूजलेस एंड मिसयूज नेम्स ऑफ डिजीज़, यानी देखें ऊपर डॉक्टर हानमन ने थोड़े से दलाइल दिए हैं, नीचे जाके कहते हैं ये तो यूजलेस नेम है जो डिजीज़ के रखे हुए हैं। ought to have no influence on the practice of true physician, एक ट्रू फिजिशियन की प्रैक्टिस पे इन नामों की वजह से कोई इन्फ्लुएंस नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है जी फॉर एग्जांपल कहता है जी कैंसर है, मैं पहले से ही सोच में पड़ जाता हूँ यार कैंसर है तो यार मैंने इसको कारसी देनी है, टीबी है ट्यूबरकुलिनम देनी है, और यार इस डिज़ीज़ मतलब डिज़ीज़ का जी फालज का मसला है जी मैंने कास्टिकमी देनी है। नहीं, these are useless name in front of totality of symptoms। ठीक है, तो ट्रू फिजिशियन इन नामों पे कान नहीं धरता, और मैं खुद भी कान नहीं धरता। यू कैन सी माई क्योर्ड केसेस विद प्रोलॉन्ग फॉलो अप इन माई on my this channel. You can visit and you will have a confidence to prescribe on the basis of principles written in Organ of Medicine. अच्छा, who knows that he has to judge of and to cure diseases not according to the similarity of the name of single or their symptom। यानी ट्रू फिजिशियन ये समझता है कि भाई मैंने तो डिजीज़ को क्योर करना है सिर्फ पैथोलॉजिकल एक दो सिम्टम्स की बिना पर, सिमिलरिटी की बिना पर दवाई सेलेक्ट करने की बजाय मैंने टोटलिटी ऑफ साइंस एंड इंडिविजुअल स्टेट ऑफ ईच पार्टिकुलर पेशेंट whose affection it is his duty carefully to investigate but never to give a hypothetical guess at it। यानी ट्रू फिजिशियन क्या करता है कि सारी अलामात, उसकी इंडिविजुअल अलामात सर से लेके पाँव तक सारी अलामात लेके उसको बेस बना के उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करता है। तो इसलिए केस टेकिंग के दौरान आपको 10 मिनट 15 मिनट 20-30 मिनट में भी और देना पड़ता है। आपने उसकी इंडिविजुअलिटी को इन्वेस्टिगेट करना होता है, ना कि एक दो अलामात को बेस बना के हम दवाई दे दें। तो हमारे यहाँ मसला डॉक्टर हानमन कहते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम पे एक कंसल्टेशन में एक दवाई दे। हम क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पे यानी एक सिम्टम पे ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ दे देते हैं। हानमन कहता है ग्रुप ऑफ सिम्टम पे एक दवाई दो, हम कहते हैं एक सिम्टम पे ग्रुप ऑफ दवाइयाँ दे दें। पथरी है जी, इसको हाइड्रांजिया पीजिया प्रेरा दे दें, या इसी तरह और बहुत सारी कार्डिस, चैलिडोनियम, बर्बेरिस, च्यूनेंथस ये दे दें जी पित्ते की पथरी के लिए, और या सर दर्द के लिए जी बेलाडोना भी दे दें, जल्जीमियम भी दे दें, ब्रायनिया भी दे दें, और जो जहन में आता है वो दे दें। एक सिम्टम हम ग्रुप बिल्कुल उलट जा रहे हैं, क्यों? सुनी सुनाई होम्योपैथी। भाई डोंट फॉलो एनीवन, जस्ट फॉलो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जस्ट अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन योर क्लिनिक एंड सी द रिजल्ट। नहीं तो लेट ज्वाइन माय 2 मंथ कोर्स, 2 महीने का कोर्स करवाता हूँ, सारी मिथ्स क्लियर करके आपको एक पाथलाइन पर डाल दूंगा, इंशाल्लाह सारी उम्र दवाएं देंगे। निचला उसमें क्या कहते हैं पैराग्राफ में, इफ़ हाउएवर इट इज़ डीम नेसेसरी समटाइम्स टू मेक यूज़ ऑफ नेम, कहते हैं हाँ अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए इन नामों को इस्तेमाल करने के लिए,
व्हेन टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट टू ऑर्डिनरी पर्सन, या आप किसी मरीज़ से बात करें या आम आदमी आपसे पूछ ले कि डॉक्टर साहब इसको क्या मसला है, मेरे बेटे को, भाई को, बहन को, या मुझे क्या मसला है, तो उनको बताने के लिए आप फिर भी एग्जैक्ट ना बताएं, ये बताएं फ्यू वर्ड्स में, इंटेलिजिबली इन फ्यू वर्ड्स आप उनको बताएं। वी ऑट ओनली टू इम्प्लाई देम एज कोलेक्टिव नेम्स एज टेल देम, यानी पेशेंट को अ काइंड ऑफ एस्टिविचूस डांस, यानी उसको ये कहें कि भाई अ काइंड, ये कोरिया मसला है आपके सारे मसल्स में, स्पेशली रूमेटिक फीवर में जब आपके मसल के अंदर थ्रॉबिंग जैसे कोरिया टाइप समझे, इसको एस्टिविचूस डांस डिजीज़ बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्वेजन से ये होता है। लेकिन हमने एस्टिविचूस डांस के बेस पे दवाई सेलेक्ट नहीं करनी, सिर्फ एस्टिविचूस डांस का पेशेंट कहे जी मुझे क्या मतलब, क्या यार तुम्हें अ काइंड ऑफ एस्टिविचूस डांस है, नॉट एग्जैक्ट एस्टी, या कहते हैं यार तुम्हें काइंड ऑफ ड्रॉपसी है, या कहते हैं जी तुम्हें अ काइंड ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड की किस्म है जी आपको, बस ये। अगर पैथोलॉजिकल लेबल ज़रूरी है सिर्फ इसलिए डॉक्टर हार्मन कहते हैं कि आपसे कोई पूछ ले डॉक्टर साहब मुझे क्या मसला है, आप उससे कहिए जी तुम्हें टाइफाइड की किस्म है या अ काइंड ऑफ एग है। बट इन ऑर्डर टू डू अवे वंस एंड फॉर ऑल विद द मिस्टेकन नोशन दीज नेम्स गिवन राइज टू, वी शुड नेवर से ही हैज़, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें एस्टिविचूज ही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अ काइंड ऑफ एस्टिविचूज है। या ये तुम्हें कहे कि तुम्हें टाइफाइड नहीं है, मतलब ये तुम्हें मरीज़ को ये नहीं कहना चाहिए कि आपको टाइफाइड है, तुम्हें काइंड ऑफ टाइफस है, या तुम्हें काइंड ऑफ ड्रॉपसी है, ये नहीं कि तुम्हें ड्रॉपसी ही है। यानी हम कहते हैं भाई तुम्हें यही मसला है। तो डॉक्टर हार्मन पैथोलॉजी का क्या कह रहे हैं और हम अपना क्या समझ रहे हैं। तो इस फॉर्ज़म नंबर 3 को दोबारा पढ़िएगा फुल खुद से, और 81 को दोबारा पढ़िएगा, कमेंट भी करें, कोई बात समझ में आए, आई विल रिप्लाई यू पीपल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।